सबसे पहली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ से दो अप्रोच आई। पहली अप्रोच थी, मतलब दो थॉट चल रहे थे, वीबीटी के दोनों वीबीटी के हिस्से हैं, कि हमें बॉन्ड एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है, सेम, बॉन्ड क्यों बनता है? तो दोबारा से इसका जवाब हम देते हैं, अंडर दिस थ्योरी बॉन्ड बनता क्यों है? दो एटम अकेले अकेले, ऐसी क्या कमी थी उनकी लाइफ में जो वो बॉन्ड बनाने आ गए? कौन सा ड्राइविंग फोर्स है नेचर में जो उनको कहता है गो एंड फॉर्म बॉन्ड, जिसकी वजह से वो अकेले रह ही नहीं पा रहे? नेचर ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स लगाया हुआ है जिसकी वजह से एक एटम इज नॉट हैविंग इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आप जानते हैं ये बात। ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलता कहीं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, दे आर नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हीलियम की तो है, सॉरी, बट नोबल गैसेस के अलावा सारे पीरियोडिक टेबल में इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मतलब नेचर में कोई ड्राइविंग फोर्स है जो इनको धकेल रहा है। क्यों धकेल रहा है? क्योंकि नेचर हमेशा स्टेबल चीजों को ही रहने देता है। तो उसके लिए एनर्जी कंसिडरेशन क्या आई? सबसे पहली बात वीबीटी फिर बताती है एनर्जी कंसिडरेशन को लेके, बॉन्ड तभी बनता है दो एटम्स के बीच में। बॉन्ड इसीलिए बनता है दो एटम्स के बीच में ताकि वो दोनों एटम्स स्टेबिलिटी अटेन कर सके बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। अब तक मैं एनर्जी एनर्जी बोल रही थी, इन्होंने पोटेंशियल वर्ड डाल दिया बस। बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिक्रीज करते हैं? वाया अट्रैक्शन फोर्सेस। बाय एनी हाउ, मैं आपको ये चीज ऑलरेडी दे चुकी थी पिछली 3 क्लासेस में। ये बात मैं आपके सामने किसी ना किसी बहाने ला चुकी थी, आज तो सिस्टमैटिक तरीके से ला रही। मेरी क्लास स्टार्ट ही केमिकल बॉन्ड की इस बात से हुई थी, बॉन्ड क्यों बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों जरूरी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हैपनिंग है? क्योंकि उनकी वजह से कुछ एनर्जी सराउंडिंग में लिबरेट होती है। आज इस बात को हम लास्ट टाइम ले रहे हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है। ये बात अंडर द हेडिंग ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्रेस हुई कि बॉन्ड बनता है ताकि दो एटम्स पास पास आए, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस हो। अब तक ये अट्रैक्शन फोर्सेस भी नहीं दिखाया गया आपको, कौन से पता नहीं आपको, आज वो बताए जाएंगे कि दो एटम्स पास पास आएंगे, दे विल शेयर सम अट्रैक्शन फोर्सेस, जिसकी वजह से वो दोनों एटम्स अपने अपने पॉकेट से कुछ एनर्जी बाहर फेंकेंगे। जितनी उनकी पॉकेट से एनर्जी बाहर सराउंडिंग्स में जाती जाएगी वो उतना स्टेबल होते जाएंगे। तो ये बात वीबीटी ने कही कि जितने भी एटम्स हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के चक्कर में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, स्टेबिलिटी अटेन कर रहे हैं। हायर पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फीजेबल इन नेचर। ऑन पेपर इट इज फीजेबल, इन नेचर ये चीज फीजेबल नहीं है। तो ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, कितने दिन से अट्रैक्शन फोर्स चली जा रहा है, कौन से, कोई गिनती है, कोई हिसाब है, किसको कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स? अब तक अगर मैं बात करूं, मैं आपके साथ हूं, आपके इक्वल हूं नॉलेज में, तो अट्रैक्शन फोर्स आज तक हमने कौन से पढ़े हैं स्नेहा? कोई भी अट्रैक्शन फोर्स, किसी किन चीजों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के बारे में आपको नॉलेज है? सॉरी, सुन नहीं पाई मैं, बस बोला तो है, बस मास्क की वजह से मैं सुन नहीं पाई। कौन से अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में आज तक की केमिस्ट्री में आप जानते हो? इंटरमॉलिक्यूलर, ओके, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सिंपल वर्ड्स आप दे सकते हैं। आप अभी तक बहुत क्लैरिटी से सिर्फ एक, बाकियों के तो शब्द सुने हुए हैं आपने, बहुत क्लैरिटी से सिर्फ एक फोर्सेस के बारे में जानते हो कि दो ऑपोजिट चार्ज स्पीशीज बाउंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। बाकी इंटरमॉलिक्यूलर यस आएगा, है, वो भी फोर्सेस हैं, लेकिन उसमें आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूं, आपके पास है नहीं जवाब कि कौन से पूछ लूं अगर मैं, कि कौन कौन से होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप नहीं बता पाओगे। तो ये आपने कुछ शब्द जोड़े जो सही जुड़े, बट उसकी डिटेल नहीं पता। किसी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें आपको डिटेल पता है वो यही है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सामने सामने लाओगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर चाहे वो फिजिक्स में ला रहे हो, केमिस्ट्री में ला रहे हो, कि रियल लाइफ में ला रहे हो, अट्रैक्शन होगा। एक ही अट्रैक्शन फोर्स आप जानते हैं। यहां कौन सा, टिक जाना, थोड़ी देर गिराना पड़ाना नहीं बच्चों, यहां कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ दो एटम्स में, अब हम उसको पकड़ते हैं।
ये मैंने आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ बना के दिया हाइड्रोजन एटम ए, 1 और 2 नहीं लिख रही, ए और बी, दो हाइड्रोजन एटम अपने अलग अलग दुनिया में थे बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर फॉर्मिंग बॉन्ड और आफ्टर फॉर्मिंग बॉन्ड क्या फर्क आया दोनों में वो देखना है। और ये हाइड्रोजन एटम नंबर बी, मैंने आपके सामने दोनों एटम्स बनाए, ऑरेंज कलर से या येलो जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा हो वो कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए। बेसिकली हाइड्रोजन क्या है, ये रहा उसका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, हम तो यही जानते हैं, यही है मतलब प्रोबेबिलिटी जोन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में क्यों अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली यानी मैं आज के डायग्राम्स में रेड कलर की लाइन से आपको अट्रैक्शन फोर्सेस दिखाऊंगी, एक सिमेट्री मेरे को रखनी थी इसीलिए मैंने कलर्स चूज किया, काफी होना है ये काम। तो ये जो मेरा रेड कलर की लाइन थी वो मुझे बता रही है इनमें इंडिविजुअली कितने अट्रैक्शन फोर्सेस थे। दो अट्रैक्शंस थे ही थे, दोनों में एक एक कह सकते हैं, वन ईच, दोनों अलग अलग हैं, कल को मेरे को जोड़ने इसलिए टोटल बात कर रही हूं। कितने अट्रैक्शन फोर्सेस इसके अंदर सस्टेन कर रहे थे, दो। अब मैं इन दोनों को पास पास लाती हूं, ये तो था बिफोर और अट्रैक्शन दिखा दिया, दूर दूर है काफी, कोई रिपल्शन होगा इनमें, नहीं, क्योंकि इतने दूर दूर है एक दूसरे के चार्जेस को फेस ही नहीं कर रहे। तो यहां पर अगर कोई मुझे कहे रिपल्शन कितने थे इन दोनों के बीच, भाई हमने इतने दूर बना रखे थे कि रिपल्शन इज जीरो, जीरो रिपल्शन फोर्सेस थे। नेचर में अट्रैक्शन इज फेवर्ड, रिपल्शन इज ऑलवेज अवॉइडेड। रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए नेचर क्या क्या करता है ये अगली क्लासेस से आपको वेस्पर से पता चलना शुरू होगा कि रिपल्शन फोर्सेस को अवॉइड करने के लिए नेचर इज रेडी टू डू एनीथिंग। जितने भी रूल्स आप पहले 3 चैप्टर्स में पढ़ के आए उनको तोड़ने को तैयार हो जाता है नेचर, अगर रिपल्शन फोर्सेस सीन में ज्यादा फैलने शुरू हुए तो। नेचर में रिपल्शन इज नेवर अ फेवर्ड थिंग, राइट। तो अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम में लेके आई पास पास, और इन दोनों के अभी मैं डायग्राम के लिए वापस नीचे लाऊंगी, दोनों डायग्राम बना लीजिएगा, बट अभी पहले समझिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ आपको काटपीट अपने हिसाब से करनी पड़ सकती है। अब सपोज ये मैंने क्या कर लिया, दोनों हाइड्रोजन्स के बीच बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने का मतलब दोनों को पास पास लाए, पास पास लाने में वो रुक क्यों गए, बॉन्ड क्यों बन गया, अट्रैक्शन फोर्स कैसे, क्या, अब वो समझते हैं। जब मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को पास पास लाई, दोनों हाइड्रोजन्स को, मैंने इसका क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं बनाया, आपको बता दूं कि वो है, मैंने क्यों नहीं बनाया, आप भी क्यों नहीं बनाएंगे, अपने डायग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। जिस चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो तो सिर्फ हम एक इमेजिनरी बाउंड्री देते हैं। लेट्स रिमूव दैट इमेजिनरी बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके आसपास, 95% प्रोबेबिलिटी एरिया को मैंने बाउंड्री दी थी, मैं वो हटा रही हूँ क्योंकि अभी वो मेरे लिए जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत हो गया वो चीज। जब ये दो एटम काफी पास पास आ गए होंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस भी पास पास आए होंगे, दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2, न्यूक्लियस पास पास आए होंगे, न्यूक्लियस पास पास आएंगे, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस स्टार्ट रिपेलिंग। ब्लू लाइन से मैं अब आपके लिए चूज करूंगी रिपल्शन, ब्लू लाइन इज फॉर रिपल्शन एंड रेड लाइन इज फॉर अट्रैक्शन। तो ब्लू लाइन में रिपल्शन गिनने शुरू करते हैं, ठीक है, एक मैंने बना के रखा है। अब मैं आपके पास बाकी के रिपल्शन फोर्सेस लाती हूं। जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास पास आएंगे, बहुत छोटे हैं, इससे छोटा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम बहुत पास पास आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स भी पास पास आएंगे, दे विल ऑल्सो स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन फोर्स आएगा ही आएगा। रिपल्शन फोर्स और कोई चीज में आ सकता है, कोई और दो सिमिलर चार्ज की स्पीशीज पास पास आ रही हूं, रिद्धि, दो न्यूक्लियस के बीच मैंने दिखा दिया रिपल्शन फोर्स नंबर 1, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच मैंने दिखा दिया रिपल्शन फोर्स नंबर 2, कोई और रिपल्शन फोर्स लगता है आएगा अनायसा, समीक्षा, नहीं आएगा। कोई और दो सिमिलर चार्जेस पास आए ही नहीं, यही दो आए, तो रिपल्शन चार्जेस का काउंट कितना हुआ, 2। बिफोर कितना था, मिलने से पहले कितना था, 0। रिपल्शन बढ़ गए, नेचर को परेशानी। लेकिन पहले एक बार अट्रैक्शन भी काउंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन ज्यादा बढ़ा।
अगर अट्रैक्शन बढ़ा तो बन जाएगा बॉन्ड, रिपल्शन बढ़ा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इस एनर्जी का कंक्लूजन यही था। तो अब जरा मैं इसमें अट्रैक्शन गिनने शुरू करूं, दो तो हैं ही, कहीं से तो आवाज भी आ गई है मेरे को, 4। इस हाइड्रोजन ए का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बी के न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा जब दोनों पास आएंगे, तो हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ए के न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। ओवरऑल इस पूरे में हाउ मेनी अट्रैक्शंस, हाउ मेनी रिपल्शन? लेकिन मुझे देखने हैं इंक्रीज किसमें कितना। कैन यू री-एक्सप्लेन इट? क्या मैम आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉरी, रिवाइंड बटन, इतने बड़े टॉपिक का फिर से नहीं कर सकती, अभी और आना है। अगर कोई एक आधा पॉइंट रह गया है तो बात अलग है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट कंप्लीटली। अट्रैक्शन वाला, अट्रैक्शन वाला, अट्रैक्शन नंबर 1 आदित्य, इसीलिए कहती हूँ ऑफलाइन आओ। 1 हाइड्रोजन नंबर ए का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन नंबर ए का इलेक्ट्रॉन, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा, हाँ या ना? आदित्य माइक ऑन रखो, 2 मिनट लगातार। ओके, अब इसके बाद हाइड्रोजन नंबर ए को हाइड्रोजन नंबर बी के इलेक्ट्रॉन की तरफ भी अट्रैक्शन होगा क्योंकि पास पास आ गए। यस मैम। तो ये नंबर 1 अट्रैक्शन फोर्स, ये नंबर 2 अट्रैक्शन फोर्स, नंबर 3 तो पहले से ही था, ठीक है? यस मैम, यस मैम। हाइड्रोजन नंबर बी के न्यूक्लियस का हाइड्रोजन नंबर ए के इलेक्ट्रॉन से फिर एक और अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो 4 लाल लाइनें इसलिए तो खींच रखी थी मैंने, है ना? क्लियर? कितने अट्रैक्शन फोर्स हो गए? 4। अभी भी किसी को लगे कि हम अपने आप नहीं कर सकते, तो मैं कभी भी आपका कोई भी टॉपिक एक एग्जाम्पल पे एंड नहीं करती हूं, इतना आपको अब तक पता चल गया होगा। इट्स न्यू फॉर अस, वेरी वियर्ड फॉर अस। तो पहले इसे खत्म करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें फिर थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, फिर अगर कहीं समस्या हो तो मुझे बताना, ठीक है? तो अब आपने देखा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने इंक्रीज हुए, तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी कितने इंक्रीज हुए? तो रिपल्शन डोमिनेट तो नहीं कर पाया। जितने रिपल्शन फोर्सेस इंक्रीज हुए उनको कवर अप करने के लिए उतना ही अट्रैक्शन सामने आ गया, बैलेंस करने के लिए। दैट्स वाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन पाया। ऐसा वीबीटी के पहली अप्रोच का कहना था, मेरा नहीं, राइट? ये अभी हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। दैट इज वाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म, H और H के बीच बॉन्ड बनता है। अब इस बात को एब्जॉर्ब करने के लिए, थोड़ा सा अजीब सी बात है आप लोगों के लिए, अभी एब्जॉर्ब करने के लिए जरा इन दोनों डायग्राम्स को नोट करिए। इनके सामने अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस की गिनती होनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं ओवरऑल देख लो अट्रैक्शन फोर्स का नंबर ज्यादा है, डोमिनेट कर रहा है, हालांकि उसमें हम आगे फंस सकते हैं, इसलिए ज्यादा बेटर यही है, जितना रिपल्शन बढ़ रहा था उतना अट्रैक्शन भी बढ़ गया, अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, इसीलिए H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इसको जरा अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मैं जिसको रेड कलर बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं ऑनलाइन में थोड़ा सा अलग कलर शो होता है, तो आई होप आप ऑनलाइन वाले बच्चे समझ लेंगे। यहाँ अलग कलर दिखता है, कैमरा से पहुंचते पहुंचते आप तक थोड़ा सा अलग हो जाता है, सो जस्ट मैनेज इट। ये कौन अभी एंटर हुआ है? बानी सो लेट या पूरब लेट आया है? तुम मत देखो ईशान, ये स्क्रीन सिर्फ मेरे लिए, गर्दन दुख जाएगी, ये बनाओ। बानी या पूरब दोनों एक बार माइक ऑन करिए, कौन अभी एंटर हुआ है मेरी क्लास में? मैं तो 10 मिनट से हो। बानी आप एंटर हुए हो अभी क्लास में? Yes, ma'am, 5 minutes back. सॉरी? Ma'am, 5 minutes back. क्यों? तो फिर 2:30 पे क्यों नहीं एंटर हुए बच्चे? Ma'am, I went to school, so I had to stay back for a little while. ओके, तो जब स्कूल से वापस आ रहे होते हो तो फोन पे लॉगिन कर जाया करो। थियोरिटिकल टॉपिक्स है, आप समझ ही नहीं पाएंगे पहले आधा घंटा की क्या हो गया, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे जो घर पे रहते हैं उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? फोन से लॉगिन कर जाया करो, आज के टेस्ट में गड़बड़ हो जाएगी। पूरा पूरा डायग्राम बनाने को दिया है मैंने, ठीक है? चलिए, यस, अभी तक क्या, ये एंड तक वैसे मेजर मुद्दा तो यही रहेगा। दोनों सेम हुए तो मेरे को भी तो शुरू ही किया है मैंने, इसीलिए कहा है कि थोड़ी देर मेरे को पढ़ाने दो। दोनों सेम हुए तो वो भी बता देंगे आपको,
ठीक है, पढ़ाने दो। अभी कुछ दिन आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी अपनी रोकनी पड़ेगी क्वालिटी ऑफ क्लास के लिए और तुम्हारे अपने समझने के लिए। जो दिमाग के घोड़े, और सभी के दौड़ते हैं, हर साल मुझे करना पड़ता है, जो दिमाग के घोड़े खूब दौड़ते हैं इस वक्त, कोई नई चीज आए तो एक हम लोगों का अपना खुद का भी कल्चर रहा है, कोई नई चीज आए फटाफट उसको पॉइंट आउट करना शुरू। हमारी सोसाइटी में भी यही होता है। नाउ ऑनवर्ड्स चेंज दिस, नई चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करो, पॉइंट आउट तब करो जब उसके क्वेश्चंस की बारी आए, सो दैट आपका टाइम सेव हो, मेरी एनर्जी सेव हो और आपको एक्सेप्टेंस की आदत आए। ठीक है, एक्सेप्ट तो करना ही है। नई नई वॉशिंग मशीन आई थी, हमें पता है हमारे पेरेंट्स ने कितना रोका था, कपड़े अच्छे नहीं साफ होते उसमें, कोई जरूरत नहीं है लेने की, हाथ से धो। धीरे धीरे उनको पता लग गया, नहीं मानेंगे ये लोग। सेम इज विद यू, क्यों अपने आप को डाउट करना, क्वेश्चन करना। नई चीज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक्सेप्ट करें उसको। ठीक है, अभी आप ये नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप सिलिकॉन के छोटे छोटे चिप्स जो सिम बन के आपके मोबाइल फोन में, वो कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? इसी सब से तो चल के आया है सिलिकॉन। पढ़ेंगे हम कि सिलिकॉन जिस दिन पता लगा सेमीकंडक्टर है और उसको हम इस तरह से डोप करके उसमें कंडक्टिविटी कर सकते हैं। ये मोटे मोटे टीवी होते थे हमारे टाइम में, 1/4 कमरा हमारा टीवी में ही घिर जाता था। अब वो कितने हो गए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सिलिकॉन। तो तुम ये एक्सेप्ट करोगे तब ना तुम्हारा टीवी इतने से इतना होगा। तो इसीलिए स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। चलें, ये डायग्राम सबके पास। अब मेरे पास एक प्रैक्टिस और अगर मैंने ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया डायग्राम बनाने के लिए, आप उतना ही स्लो होंगे। ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं फास्ट अब लूंगी, आप लोग ये यहाँ पे आपको कोई एम्ब्रॉयडरी करने को नहीं दी है जो टाइम लगे। सिंपल फ्लो से डायग्राम बनाना है, छूट गया, आई डोंट केयर, पीडीएफ से देख लेना, लेकिन मेरे साथ मैनेज करें। अब मैं यही काम चलती हूँ भाई, मेरे को तो अब पूरी तरह से वापस वीबीटी को टेस्ट करना है, जैसे तुम करते कि ऐसे कैसे मान लूं, जरा मेरे को बताओ। फिर तो हीलियम का भी बॉन्ड बन जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई मेरे से पूछे ऐसे तो हम हीलियम का बना देंगे, दो नोबल गैसेस का। यस, हमने पूछ लिया कि फिर तो हीलियम में भी अट्रैक्शन फोर्स होंगे, पास पास आएगा, तुम तो हीलियम का भी बॉन्ड बना दो। क्योंकि हमारी इच्छा क्या है, आदत है, जैसे कोई नई थ्योरी आए उसको क्वेश्चन करना शुरू करिए। दैट इज व्हाट प्रोग्रेस इज ऑल्सो, कि आप तभी उसको काउंटर करते हैं जब आपको कुछ अकल होती है, तो काउंटर करते हैं बच्चों इसको। दो हीलियम जब अकेले अकेले हैं, ड्रॉ कर लो और काउंट कर लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अकेले अकेले में कितने, टोटल लिख लेना 4। एंड बी क्विक, 4 अट्रैक्शन। राइट आदित्य, 4 अट्रैक्शन रेड लाइन से दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच। दिस इज हीलियम A एंड दिस इज हीलियम B। ये दो हीलियम है मेरे पास अकेले अकेले, जब तक ये पास नहीं आए तब तक इनका ये सीन था। 4 अट्रैक्शन फोर्सेस और अपने आप अपनी तरह से स्टेबल भी हैं। अब हम आते हैं, अगर इनमें बॉन्ड बनता, हम तो यही सोच रहे हैं ना, फिर तो तुम हीलियम में भी बॉन्ड बना तो देखते हैं बनता है कि नहीं। अगर इनमें बॉन्ड बनता तो क्या होता? अभी डायग्राम बनाने की जल्दी नहीं करना, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर पाऊंगी, टाइम लगेगा। तो 2 हीलियम लेके आए पास पास, ब्लू लाइन क्या दिखाती है लावण्य? रिपल्शन। 2 न्यूक्लियसेस, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज पास पास लेके आई मैं, क्या होगा? रिपल्शन। तो ब्लू लाइन से मैंने एक रिपल्शन नया दिखा दिया, पिछले में तो था नहीं वो रिपल्शन। और अट्रैक्शन कितने अभी? जितने पहले थे 4। और अगर ऊपर आपने लिख लिया हो 4 अट्रैक्शन और रिपल्शन कितने, चलो ये तो आ गया, रिपल्शन 0। अब जरा रिपल्शन, सौम्या दूर दूर है, इनका आपस में लेने देना कुछ नहीं, काहे का रिपल्शन, ये और ये। ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि विद इन दिस, नहीं, रिपल्शन होता तो अगले ऑर्बिटल में चला जाता। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं ना अभितेश, ऐसे होते हैं, ऑपोजिट स्पिन मींस नॉट रिपेलिंग ईच अदर। थोड़ा करते हैं लेकिन वो मैनेजेबल है, राइट? उसको नहीं ला रहे, क्योंकि उसको ला के वैसे भी फायदा नहीं है, वो तो नीचे वाले में भी मिलेंगे। जो चीज एज इट इज जानी है उसको हम अवॉइड करेंगे। हम तो ये देख रहे हैं चेंज क्या हो रहा है।
अगर बॉन्ड फॉर्म होता तो अब जरा मेरे को सौम्या हेल्प करो, कोई एक रिपल्शन फोर्स बताने में नया, जो पिछले में नहीं था, पिछले में तो कोई भी नहीं था। Yes, absolutely right. अंश, कोई और रिपल्शन फोर्स? हाँ, सोचो। मैं कह रही हूं है, बताओ कौन सा। तुमने ना किया ना। कितना आसान है ना, चारों इलेक्ट्रॉन में। मैं भी काश ऐसे कह सकती। यू कैन वेट कर, मतलब अब नीचे वाले से भी करें। परफेक्ट। हाउ मेनी रिपल्शन फोर्सेस? 5। पांचों नए, पीछे एक भी था नहीं था। पांचों नए रिपल्शन फोर्सेस। न्यू रिपल्शन फोर्सेस कितने आए? 5। अब नए अट्रैक्शन फोर्सेस भी ढूंढने पड़ेंगे। पुराने तो मैंने बना रखे थे रेड से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो तो पहले भी थे। अब मुझे बताइए नए कौन से कलर से लूं? नए अट्रैक्शन फोर्सेस। मलिन, किस किस में नए अट्रैक्शन फोर्सेस? बोलो सार्थक। राइट। नो नॉट डिफिकल्ट बलिन, तुम्हारे यही तो मेरे को खोलने होते हैं, हाथ बांध के बैठे रहते हो। शो चल रहा है यहाँ, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है। इसमें और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हीलियम ए के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हीलियम बी के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे। और अब आपको पता होगा आगे मैं क्या बोलने वाली हूं। हीलियम बी के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हीलियम ए के साथ अट्रैक्टेड होंगे। नए अट्रैक्शन फोर्सेस ग्रीन कलर से कितने बन गए? 4। पता नहीं तुम लोग कैसे बनाओगे ये डायग्राम, मेरे पास तो कलर्स थे। ओह अच्छा, ओके, बनाइए। लेकिन उससे पहले मेरे को बताओ अरशद, नए रिपल्शन कितने आए और नए अट्रैक्शन कौन डोमिनेट कर गया? की गल बड़ा कौन सा है, 5 की 4? नहीं, मैंने इसीलिए बार बार लिखा है न्यू रिपल्शन न्यू अट्रैक्शन। पहले जो था उससे नहीं मैं कंपेयर कर रही। नए रिपल्शन फोर्सेस आए 5, नए अट्रैक्शन फोर्सेस आए 4। कौन डोमिनेट कर गया? टोटल नहीं पूछ रही मैं। तो लिखिए इसके नीचे, सिंस रिपल्शन फोर्सेस एडेड, आते नहीं, न्यू आर, मुझे पता है ना करो ऐड, चलो बिना ऐड किए करो, दो दो थे दोनों। और नेचर में क्या चीज हमेशा फेवर होती है? अट्रैक्शन। जब बराबर होगा तो नेचर किसको चूज करेगा? अट्रैक्शन को। और जब बराबर नहीं होगा तो नेचर किसको चूज करेगा? जो बड़ा है, मजबूरी है। इसीलिए मैंने तब भी कहा था ऐड कर लो चाहे, लेकिन हम देखते हैं पुराने और नए में चेंज क्या आया। तो जब दोनों बराबर आए तो पहली फिलॉसफी यही है कि नेचर विल फेवर attraction and nature will always try to avoid, ignore repulsion. तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर थे तो कह लीजिए दोनों ने काउंटर कर लिया, और अट्रैक्शन हमेशा नेचर में डोमिनेट करेगा अगर रिपल्शन बराबर है तो। ये सीधा साधा एक लॉ है आपके पास, ठीक है। सिंस रिपल्शन फोर्सेस एडेड न्यू आर मोर, देयरफॉर हीलियम 2 इज नॉट पॉसिबल। ये जिनके भी स्कूल में एग्जाम अक्टूबर के आसपास होने हैं, होंगे जिनके, क्या सबके में होंगे, किसी के अक्टूबर सेकंड वीक में, किसी के लास्ट वीक। दिवाली नहीं मनाने देंगे तुमको स्कूल वाले, वही पटाखे फोड़ेंगे जो फोड़ेंगे। सो ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, why helium 2 is not possible, explain with the help of VBT। लुईस से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम, तो बता देंगे इसका डुप्लेट पूरा है, 0 नंबर मिलेगा।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बीबीटी व्हाई हीलियम 2 इज नॉट पॉसिबल। इस डायग्राम के बिना बनाएंगे तो आपको, मुझे नहीं पता, मार्क्स 1/4 मिलेगा कि 0 मिलेगा इस डायग्राम के बिना। अब बनाइए ये डायग्राम एंड एक्सेप्ट दिस कि हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है बच्चों, बनाओ। हाँ जी, नहीं करने, अभी मैंने इतना लंबा सेंटेंस तो इसी के लिए बोला ना। एक सेकेंड, जो भी आपको आपको अभी मैं यही बात सामने बोल के ही आई हूं कि जो नए फोर्सेस हैं, बार बार मैं न्यू बोल रही हूं, आप उन्हीं से डिसाइड करोगे, पुरानों को बीच में लाने की जरूरत नहीं, वो तो है ही। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। पेपर में आपकी मर्जी है, जितने कलर्स यूज कर सके करिए, पेंसिल पेन दोनों मिक्स करिए, कैसे भी करिए, आपको बताने हैं ये। आप पुराने मत बनाओ, सिर्फ नए बना दो। पुराने तो मेरे लिए बनाना जरूरी है कि कोई हिल ना जाए, आप सिर्फ नए बना दो। भाई अगर इतनी दूर दूर बैठे हो तो भी इंटरेक्ट करना जरूरी थोड़ी है। अच्छा, पेन ले रहे हैं जी। एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन फोर्स इज ऑलरेडी ओवरकम बाय न्यूक्लियस अट्रैक्शन। एक और को मैं सीन में लाके क्या कर लूंगी, वो पहले भी है वो बाद में भी है। जो चीज चली आ रही है उसको अवॉइड करो, वो ऊपर भी है नीचे भी है, मेरे लिए उसमें कोई फर्क नहीं होगा रिपल्शन, बट व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, वो तो अकेले में भी था, वो बॉन्डेड में भी है। सो दिस इज हीलियम 2 नॉन पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ वीबीटी। अब आपको ये पता चल गया HH का बनाया, हीलियम हीलियम का बनाया। हम लोग ऐसे ही, आदत है बस, इसमें ही हम लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, इतनी लाइनें इतने कलर्स, बातचीत नहीं। डोंट इंस्टिगेट मी टू बी रूड विद यू पीपल, डोंट इंस्टिगेट मी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी डायग्राम्स बनाने का टाइम। पीडीएफ से देख के कर लेना। कुछ लोगों की आदत बन चुकी है, 1 सेकंड का टाइम मिला, पहले मैं बात कर लूं साइड वाले से। जितना मुंह से बोलोगे उतना दिमाग से निकल जाएगा, रिटेन करो। बी अ गुड लिसनर नाउ। गुस्सा मत दिलाना आज एक बार और मुझे, अननेसेसरी झाड़ खाओगे। जब देखो चटर बटर शुरू है आप लोगों की। बाहर जाओ, पहले पूरी बातें करके फिर आ जाओ, नो इश्यूज। सो अब आप लोगों को यहां आके ये पता चल गया, अगर मेरे को HF का बॉन्ड बताना हो, H और F, भाई F पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हम तो इसी में उलझ जाएंगे। आगे कौन सा, मेरे को सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम ही है, मेरे को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बतानी हो, मेरे को बेरिलियम डाइक्लोराइड बताना हो, मेरे को बोरोन ट्राइफ्लोराइड बताना हो, तो ये अप्रोच लंबी नहीं चल सकती। इसलिए जब तुमने पूछा मैंने कहा रुको, मैंने उस वक्त क्यों नहीं बताया, ये अप्रोच कोई लंबी तो नहीं चल पाएगी हम लोगों से, किसी से भी। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जहां 2 इलेक्ट्रॉन थे वहां तो हमें समझ नहीं आ रहा हम कलर कौन से यूज करें बताने के लिए, दिखाने के लिए। और मुझे तो आज पता नहीं किस किस के बीच बॉन्ड बनाने हैं। तो ये अप्रोच ठीक थी टू अंडरस्टैंड कि बॉन्ड क्यों बनता होगा, बट टू एक्सप्रेस बॉन्ड इन एवरी एटम, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवर। तो इसी वीबीटी की दूसरी अप्रोच आती है इसके बाद। इतना सबके पास आ गया कॉपीज में। चलिए, इसी वीबीटी की दूसरी अप्रोच आती है, रदर इसी अप्रोच को पहले क्लोज करते हैं, सॉरी दूसरी अप्रोच अगली स्लाइड से शुरू हो गई, हम सॉरी। इसी अप्रोच को अब हम क्लोज करते हैं। बात फिर भी मैं कहूंगी अवॉइड करना, इट्स नॉट फॉर माय ओन टेस्ट, इट्स फॉर योर रिटेंशन। पोटेंशियल एनर्जी का घटना पहले सुन लो, फिर ग्राफ बताऊंगी, उसके बाद ड्रॉ करना, क्योंकि मैं भी कुछ चेंजेस करने वाली हूं इसमें। यानी इस एनर्जी की अप्रोच को अब हम बॉन्ड बनने की अप्रोच को टोटल क्लोज कर रहे हैं। आज के बाद इसको दोबारा नहीं उठाएंगे, बस इतना लेके जाएंगे यहां से, जब भी 2 चीजों में बॉन्ड बन रहा है पक्का अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे। आई कैन नॉट डू दिस थिंग, 2 फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है तो मैं फिर रिपल्शन फोर्सेस अट्रैक्शन काउंट करने लग जाऊं। दिस इज नॉट साइंस। साइंस इज अबाउट सिंप्लीफाइंग द थिंग्स, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट। जब आपको एक बात सेटल करवा दी, सेटल करनी है कि इसका मतलब हमेशा के लिए बात तय हो गई। 2 एटम्स जब पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, पक्का उनकी एनर्जी कम हो रही है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंस। और कोई इसमें भी क्यों क्या आपसे पूछे, शो देम द थ्योरी। फिर भी पूछे, ये ग्राफ अब आता है जो आपको ये बात बताता है कि 2 एटम्स पास आते हैं। अभी तक हम 2 एटम्स के पास आने पे अट्रैक्शन रिपल्शन गिन रहे थे, फॉरगेट इट। अब हमें पता है अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे,
दो एटम्स जब पास आ रहे थे उनकी एनर्जी का आपस में कितना कम हुआ, क्या कम हुआ, कब तक कम हुआ, वो शुरू करते हैं। तो इस ग्राफ को समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ या डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ H2 बॉन्ड। मैंने एक ग्राफ बनाया जिसकी एक साइड रखी है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी साइड रखा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैं दो हाइड्रोजन एटम्स लाती हूं, एक इधर एक इधर, इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है, नो फोर्सेस, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ नहीं है आपस में इनके पास, दूर दूर है एकदम। जब ये एकदम दूर दूर हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, नेचर कमांड कर रहा है अपनी एनर्जी कम कर लो नहीं तो विल डिस्ट्रॉय, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है, दे आर नॉट एबल टू स्टे इवन फॉर 100th फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट ऑफ अ सेकेंड। नेचर नहीं अलाउ करता इतनी हाई एनर्जी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इनकी एनर्जी है इतनी ज्यादा, कितनी ज्यादा दूर दूर है तो जब इन दोनों में कोई लेना देना नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, धीरे धीरे नेचर के प्रेशर में ये क्या करने लगे, पास आने लगे। जैसे जैसे ये पास आने लगे, इनके वो जो गिने आपने अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े थोड़े लगने शुरू हुए। जब इतनी दूर थे जीरो अट्रैक्शन फोर्सेस, इतनी पास आए, कुछ एक सवाल आता है बीच में, मैं वेट करूंगी आप में से शायद कोई पूछे, वो मैं पूछने के बजाय शायद आप में से कोई पूछ ले मुझसे, वो तो वेट करूंगी। इतनी पास आए, थोड़े अट्रैक्शन फोर्सेस, और पास आए और अट्रैक्शन फोर्सेस का एक्सटेंट बढ़ता जाएगा, पास आते जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे, न्यूक्लियस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को बहुत पास से लेने की, और पास आए और अट्रैक्शन, और पास आए और अट्रैक्शन। जैसे 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 पास आते गए अट्रैक्शन बढ़ता गया, एनर्जी उतनी ही ज्यादा यूनिवर्स में फेंकी जाती रही। खुद उन एटम्स की एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई, क्योंकि उन्हीं के अंदर से एनर्जी बाहर दी जा रही है, कोई एनर्जी वो कोई खुद क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते। क्लियर, राइट? तो अब मैं ग्राफ से आपको दिखाती हूं, देव इधर ही रहना। ये थी एनर्जी तब जब दोनों खूब दूर दूर थे, कोई लेना देना नहीं आपस में, और जैसे जैसे मैं इनको पास लाती गई, एनर्जी इस साइड है दिख रही है, घटती गई वैल्यू, और इस साइड क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब आप ये सोचिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अभी मैंने ये सॉरी मुझे यहां से दिखाना चाहिए था, आई एम सॉरी, ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, खूब दूर एक दूसरे से। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाईएस्ट कहां है, इंफिनिटी मान लू मैं इसको, यही है भाई, उसके बाद तो इनमें कोई एनर्जी नहीं है आपस में, वो एनर्जी कहलाती है जीरो, दिस इज जीरो एनर्जी। जब दोनों इतनी दूर है, एनर्जी जीरो। अब मैं दोनों को पास पास लाना शुरू करती हूं, ठीक है, एनर्जी जैसे जैसे पास, एटम्स जैसे जैसे पास आते जाएंगे, इनमें से एनर्जी निकलती जाएगी, राइट? आर्यन, एनर्जी जीरो में से निकलती जाएगी तो क्या होती जाएगी, जीरो में से भी कुछ एनर्जी निकाल दोगे तो पीछे जो एनर्जी है उसको मैं क्या साइन दूंगी, नेगेटिव। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में भी किया था, बोहर के मॉडल में, वाई इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव एनर्जी। भाई पहले थी जीरो, इलेक्ट्रॉन इतनी दूर था, न्यूक्लियस यहां था, एनर्जी इन दोनों के बीच में जीरो। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आया, अट्रैक्शन एनर्जी बाहर, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के फॉर्मूले में, बोहर के फॉर्मूले में नेगेटिव लगता है। सेम लॉजिक यहां, ये दोनों कितनी दूर थे एक दूसरे से, इनफाइनाइट, एनर्जी कितनी, जीरो। आप देख लीजिए एनर्जी कितनी लिखी है मैंने यहाँ पे, जीरो। अब मैं इन दोनों को पास लाना शुरू करती हूं, पास लाती गई तो एनर्जी का क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है। ये दो एटम्स पास आते गए आते गए आते गए, एनर्जी घटती गई घटती गई घटती गई। तो मेरा तो लालच और है, और पास ले आऊं, और एनर्जी कम, चीज और स्टेबल। नेचर में भी यही हुआ, दो एटम्स अगर जरूरत से ज्यादा पास आ गए, अब वो जरूरत क्या है, स्टेबिलिटी, यहां तक तो चल गया, उसके बाद भी अगर मैंने और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसका घटाया और कम किया, तो होगा क्या, दो न्यूक्लियस को तुम इतना पास ला दोगे, और न्यूक्लियस इतना छोटा, हाई पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों में इतना रिपल्शन शुरू हो जाएगा, इमीडिएट बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड की एनर्जी शूट कर जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी हमारा सवाल कहां से शुरू हुआ, दो हाइड्रोजन एटम थे इतनी दूर,
हमने उनको पास लाना शुरू किया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आने शुरू हुए, एनर्जी बाहर गई गई गई। तो हम सोचते हैं रुको प्रेरणा, अभी खत्म नहीं हुई बात, और अभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं लूंगी, वेट। ये पास आते गए आते गए आते गए यहां तक आए, राइट। एनर्जी, अब मेरे को तो पहले पता नहीं था, मैं तो करके देख रही हूँ हाइपोथेटिकली। एनर्जी यहां थी, बहुत कम थी, तो मुझे लगा और पास भी आ सकते होंगे शायद नेचर में। कौन रोक रहा है, एकदम चिपकने देते दोनों न्यूक्लियसेस को। और पास जब लाए तो दो न्यूक्लियसेस स्टार्ट एंड ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। आपकी एक सीट पे 4 लोग बैठ सकते हैं, और अगर मैं लालच करूं नेचर की तरह, 2 और घुसाऊं तो एक जाएगा बाहर, नहीं हो सकता पॉसिबल। सिमिलरली एक लिमिट तक पास ला पाए, और जब वो लिमिट आई, इसकी मिनिमम एनर्जी आ गई। सबसे कम एनर्जी यही ले सकते थे ये 2 हाइड्रोजन एटम। जैसे वो मिनिमम एनर्जी स्टेट आई, हमें पता लगा, हमने उस स्टेट को क्या बोला, दिस इज स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर मिली मेरे को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम इसके आगे अगर मैंने कोशिश करी, क्यों ना ये दोनों एटम्स कंबाइन और पास कर जाएं, तो इसमें रिपल्शन फोर्सेस सडनली डोमिनेट कर जाएंगे। इतना क्लोज हो गए 2 न्यूक्लियस, बॉन्ड फिर टूट जाएगा। बॉन्ड की एनर्जी एकदम बढ़नी शुरू होगी, और देख रहे हो कहां तक पहुंच गई है, उससे भी ज्यादा पहुंच गई है। जब दोनों दूर थे तो उनके बीच में एनर्जी 0 थी, लेकिन जब दोनों को मैं इतना पास ले आई, बॉन्ड डिस्टेंस देख रहे हैं कितना पास है, नियर टू 0, बहुत ज्यादा पास ले आई, तो ये उधर तक पहुंच गए। अब आपका सवाल आता है इतना पास लाए कैसे होंगे? कुछ चीजें ग्राफ में एक्स्ट्रापोलेट की जाती हैं। एक्स्ट्रापोलेशन क्या है भाई? मैं यहां तक ला पाई, पता है ग्राफ यूं जा रहा है, तो आगे का ग्राफ लैब वर्क में अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट फॉर लॉट्स ऑफ इयर्स ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया गया। मेरे पास कोई मशीन थोड़ी है मैं 2 एटम पकड़ूं और पास ले आऊं। सो आप इस चीज को रियल में वैसे मत सोचिए, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है कि आपको इमेजिन करवा सके। दीज आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। तो आप ये नहीं, इस पे अब धीरे धीरे, यही मैं कहूंगी, ग्रो अप। धीरे धीरे इन चीजों के बजाय जो बताया जा रहा है उस पर फोकस बढ़ाइए, कि 2 को हम पास कैसे लाएंगे। नहीं ला सकते, प्रैक्टिकली नहीं ला सकते। बड़ा जेन्युइन सवाल है और उसका जेन्युइन जवाब दे रही, नहीं ला सकते। और अगर लाए हैं तो कैसे लाए हैं, जरूर मैं नेचर में नहीं इतना कर सकती, जो भी मेरे पास तरीका है। इसके बाद का ग्राफ तो मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है कि ये फिर यूं ही जाएगा। अगर कोई ग्राफ एक टाइम तक एक ही वे दिखाता है तो एज्यूम कर लिया जाता है इसके बाद भी ऐसे दिखा रहा होगा। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब इसमें कुछ लेबलिंग दिखा दूं आपको। ये मैंने लिख दिया, इतना इशारा बहुत है आपके लिए कि इन्फिनिटी मतलब जब ये बहुत दूर है तब इनमें 0 एनर्जी, और जब आप इनको बहुत पास लाओगे एनर्जी बेइंतहा बढ़ जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है इतना पास लाना, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये तो फेवरेबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। और अब मैंने आपको यहां पर ये देखिए, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं वो मैंने जो डायग्राम में कर रखा है, जरा उसको देखिए ब्लैक कलर से। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूं आपको बस बताने के लिए। बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी? मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन 2 एटम्स विद अट्रैक्शन फोर्सेस विद लेस एनर्जी, लीस्ट एनर्जी। जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली स्टेट थी, यानी मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट, वहीं पे 2 एटम रुक जाएंगे। उससे पास तो मैंने कोशिश की तो रिवर्स ट्रैक मार गया वो। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ये जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाई है, आपको ग्राफ अगर टेस्ट में दिया जाए और यहां पर वैल्यूज लिख रखी होंगी, आपको बताना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ कितनी है ग्राफ से रीड करके। बॉन्ड लेंथ वो होती है जो मिनिमम एनर्जी की स्टेट होती है। उसके बाद तो हमारा लालच था और पास लाए तो रिपल्शन डोमिनेटेड। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ मिली। कोई मेरे से पूछे बॉन्ड एनर्जी क्या, इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अब ये देखिए, दिस इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ना है मतलब दूर तक ले जाना है। बॉन्ड कहां बना है? यहां तक। बॉन्ड टूट किधर रहा है? दूर, इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो बॉन्ड टूट किधर रहा है? अब ये देखिए, अगर ये दोनों इतनी यहां पर थे
ये थी बॉन्ड लेंथ, ये वो स्टेट थी जहां बॉन्ड बन गई, बॉन्ड बन चुका है। इस बॉन्ड को तोड़ने का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन एटम को फिर इंफिनिटी पे ले जाओ। बॉन्ड टूटा तभी माना जाता है, तोड़ के यहां नहीं रखना है, इंफिनिटी पे लेके जाना है। दोनों में जरा सा भी अट्रैक्शन फोर्स मत छोड़ देना। तो यहां से तोड़ के यहीं तो ले जाना है मेरे को, इतनी दूरी ले जाना है, कितनी दूर, इंफिनिटी। तो बॉन्ड एनर्जी यही हुई कि ग्राफ में अगर मेरे को यहां वैल्यूज दे रखी होंगी तो आई शुड बी एबल टू टेल व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वो जो यहां पर पड़े हुए को यहां लेके आ जाए। अब बनाइए ग्राफ, एब्जॉर्ब करिए, फिर कोई इशू आए मेरे से जरूर पूछिए, बिकॉज नाउ आई एम क्लोजिंग दिस अप्रोच एंड गोइंग टू अदर अप्रोच, क्योंकि साइड में लिखा है वो अभी नहीं समझाऊंगी। क्या करना है, ऊपर सिर्फ हेडिंग, अच्छा वो भी करनी है, ओके ओके, करो करो करो, बनाइए। आप स्टडी करना शुरू कर रहे हैं तो ग्राफ का स्टार्ट ये है, यस, एंडिंग तो मैंने इमेजिनरी बनाई एक्स्ट्रापोलेट करके, कहीं तक तो पहुंच गए होंगे। एरो आपको उसी डायरेक्शन में चलाने हैं जिसमें अब है ये डायरेक्शन, दिस इज राइट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन गलत थी, दिस इज राइट डायरेक्शन, ठीक है। बनाए। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आदित्य, अगर मेरे पास बॉन्ड बना हुआ है ये, आई होप यू कैन सी दिस, जब मेरे को बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब है, मैं अभी वही वेट कर रही थी कि सब लोग ड्रॉ कर लें। H2 के बॉन्ड को तोड़ के दो हाइड्रोजन एटम को खूब दूर कर देना। तो जब H2 के एटम्स दोनों ज्वाइंट हैं, इनको तोड़ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर कर देना, उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहां से यहां ले जाने के लिए आदित्य कितनी एनर्जी दोगे, उसी एनर्जी को बता दिया बॉन्ड एनर्जी। दो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, रुको रुको रुको, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लास्ट क्लास बॉन्ड पैरामीटर्स में बताया है मैंने, बना लो इस डायग्राम के साइड में, दिस इज बॉन्ड लेंथ। जब मैंने बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लास्ट टू लास्ट क्लास में लिखवाई थी, ये लिखवाई थी, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी होती है वो एनर्जी जिसकी जरूरत होती है एक बॉन्ड को तब तक तोड़ने में जब तक उसके दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ना आ जाएं। और इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब जब तक वो दोनों गैसियस ना हो जाएं। गैसियस मतलब दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स, दो चीजों के बीच इतना डिस्टेंस होता है जिसमें वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए बेटर वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, गैसियस होना। तो बॉन्ड तोड़ने का मतलब दो हाइड्रोजन को इतनी दूर ले आना, नो, इतनी दूर ले आना, नो, इट शुड बी इनफाइनाइट। संभव यही है। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, या तो इतनी एनर्जी मिले, लगाएं आप कि बॉन्ड पूरी तरह टूटे, या उतनी एनर्जी रिलीज हो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठ के दो हाइड्रोजन एटम आके बॉन्ड बना ले। मैं दो हाइड्रोजन एटम बोल रही हूं, आप कोई भी एटम बोल दीजिए, ए बी, दोनों सेम हो, दोनों डिफरेंट हो। ये है पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। सेकंड वाले का मतलब यहां पर है बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू एटम्स from infinite distance come together to attain minimum length or come together to form a bond। अब तो बॉन्ड एनर्जी में तो बॉन्ड यूज करूंगी, ग्राफ थोड़ी पूरा बताऊंगी, लेकिन यहां होनी चाहिए चीज, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है जी। यस, सबसे पास, इतना पास जहां अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा पास लाए तो रिपल्शन, थोड़ा सा दूर ले गए तो अट्रैक्शन कम। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब होगी दो एटम के बीच बने बॉन्ड की, जब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, सॉरी, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहां सबसे ज्यादा है, जहां मिनिमम एनर्जी है। तो मिनिमम एनर्जी वाली मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली स्टेट ही कहलाती है दैट डिस्टेंस जहां बॉन्ड बन सकता है, जो बॉन्ड बनेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्लियर? और कुछ नहीं? कहां टच कर रहा है लाइन पे यार? अपनी मन से कुछ करना अलाउड नहीं है, जो मैंने बनाया उसी के अंदर अंदर रहो। डीपीपी आ गई है सबके पास? देखा एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, अब वो जो देखा मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ को रीड करना होता है।
मैं देखूं जितने तो तुमने मेरे से सवाल पूछे हैं और मैंने जवाब दिए हैं, लेट्स रेसिप्रोकेट। मेरे एक सवाल का जवाब दो जो तुम लोग पूछते और हमें पोलाइटली बताने पड़ते हैं, अब तुम दो। यही पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ क्या होगा जब मैं 2 हीलियम को पास पास लाती हूं? ये है 2 हीलियम जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। सोच समझ के देना किसी तरह। हाँ मैं तो ला रही हूं, तुम बताओगे ग्राफ। वो एक बार भी नीचे नहीं आएगा, गलती से भी अट्रैक्शन फोर्स उसमें कभी डोमिनेट नहीं करेंगे, ऐसा हमें लगता है बिल्कुल। तो ये तो ऊपर ही ऊपर जाएगा जी। इस एनर्जी की अप्रोच को इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा हमें, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा जवाब मिल गया जो चैप्टर के शुरुआत से हम करते आ रहे थे। एक स्टेटमेंट कि भाई बॉन्ड तब बनता है जब स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी आज एक्चुअली में मेरे को एनर्जी की टर्म्स में समझ में आई, क्योंकि हम क्यों कह देते हैं इन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी जी 150 पिकोमीटर, और पास क्यों नहीं? तो आज आपको पता चलता है 150 पे उन 2 एटम्स को क्यों रुकना पड़ा, व्हाई नॉट 100 पिकोमीटर्स। तो इस वीबीटी ने बहुत हद तक बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर दिया। इसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे, नो इंप्रूवमेंट, नो फर्दर मॉडिफिकेशन, दिस विल गो ऑन ऑलवेज। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई वायलेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं, ये आगे तक चला। इसने जो सवाल का जवाब दे दिया उसके बाद वो सवाल दोबारा आया ही नहीं, ऑल आंसर्स डन अबाउट एनर्जी थिंग। अब आते हैं इसकी दूसरी अप्रोच पे, ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ये जो पार्ट ऑफ वीबीटी का स्टार्ट हो रहा है, इट विल गो ऑन फॉर फ्यू लेक्चर्स कंटिन्यूअस। आज की क्लास अगर कोई मिस करता है, इस तरह की क्लास कोई आप में से मिस करता है, तो उसकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। अब केमिस्ट्री आगे ऐसी ही रहेगी। अगर आप एक क्लास में गायब होते हैं तो आगे की 2-3 क्लास में आपको वो परेशान करेगा। अब वो एनर्जी कंसिडरेशन पे हो गई बात, लेकिन और बहुत सवाल थे। स्पीशीज की ज्योमेट्री, भाई मीथेन कैसा है नेचर में, उसकी ज्योमेट्री। क्या मीथेन के चारों बॉन्ड एक जैसी एनर्जी होंगी, या पहला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा दूसरा देर से टूटेगा? इतने सवाल जो भी आप सोच नहीं सकते, आगे आने वाली 3 क्लासेस में उठने हैं। वो सवाल मैं आपको पहले बता ही नहीं सकती, क्योंकि अभी आपका दायरा वो नहीं है। वो सवाल अब साथ साथ जब उठते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे, तब पता चलेगा वीबीटी की क्यों जरूरत थी। लुईस गलत है इसलिए नहीं, लुईस ने बहुत से आंसर अभी नहीं दिए। अगर मैं आपको आज कहूं मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम लोग फटाक से बना के मेरे को दे दोगे ये। फिर मैं तुमसे पूछती हूँ इसकी बॉन्ड लेंथ बताना, नहीं है जवाब। क्या चारों हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी सेम है? चारों हाइड्रोजन तोड़ने में मेरे को सेम बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी? पता नहीं। क्या चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ सेम है? पता नहीं। तो कई सारे सवालों के जवाब ऐसे थे जो सवाल भी हम साथ साथ पूछते जाएंगे और वीबीटी उसके जवाब देती जाएगी। तो उसके सभी जवाबों के लिए आता है ऑर्बिटल ओवरलैप। वीबीटी का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या आती है? बॉन्ड बनता है एनर्जी की कम होने से वगैरह वगैरह, ठीक है, पर वो काम कैसे होते हैं? वो पास आता है तो क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल, पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, थोड़ा सा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे क्यों बनता है, एनर्जी कम करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, हो गया। अब कैसे बनता है? 2 एटम्स पास जब आएंगे, उनमें थोड़ा सा ओवरलैप होगा उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, partial, not at all complete, of 2 half-filled atomic orbitals। पहले तो इतना लिखो, फिर जो लोग भूल गए हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी तक मेरे पास पूरा नहीं पढ़ा, पीरियोडिसिटी से बैकलॉग स्टार्ट किया, उनके लिए जरा मैं चारों ऑर्बिटल की शक्ल दिखा दूं उनको। पहले बन क्या गया, सिर्फ लिखना है, बनवाया तो है ही नहीं कुछ, बना लो। मैं तो सिर्फ ये उनके लिए जिनको पता नहीं है एसपीडीएफ क्या है, बाकी सबको तो पता ही है एसपीडीएफ क्या है। ठीक है, तो ये तो वो हैं जो उन लोगों ने भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा नहीं किया, सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू हुए, पीरियोडिसिटी किया, मोल कॉन्सेप्ट किया, और अब ये कर रहे हैं, जिनका अभी भी रहता हो, आई डोंट नो कितनों का, बट रहता हो अगर। सो अब समझने का एरिया शुरू है जी, लिख लिया ऑर्बिटल्स तक। पहले तो मैं याद दिला दूं ऑर्बिटल्स होते क्या थे। ऑर्बिटल्स होते थे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह एक एटम में कहां पाए जाते हैं। 4 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़े, s p d f।
एफ की शेप इतनी डिफ्यूज थी कि हम ड्रॉ नहीं कर पाए। तो 3 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़े, एस पी डी। डी हम वैसे आपसे चाहे पूछ लेंगे कुछ इक्का दुक्का छोटी मोटी चीजों में, शेप और उन सब के लिए। डी का कोई बॉन्ड आपको इस साल नहीं बनाना, आपको सिर्फ एस और पी का बनाना है। इसलिए कहते हैं एलिमेंट नंबर 20 तक ही आपको सामना करना है। डी के बॉन्ड अगले साल जाएंगे 12th में, जब डी वाला पूरा चैप्टर आएगा। तो तीनों ऑर्बिटल्स एक बार आपके सामने बना रही हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पढ़ा, शेप्स और नोड्स के बारे में नहीं पढ़ा। दिस इज एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप क्या बनाई गई थी? स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है स्फेरिकल। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी हमेशा हम 3 बनाया करते हैं, एस एक डब्बा बनाते हैं, पी हम 3 बॉक्सेस बनाते हैं। इन 3 बॉक्सेस का रियल स्पेस में मतलब क्या था? एक है पी एक्स, एक है पी वाई, एक है पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड बाय डिफॉल्ट बाय स्टैंडर्ड ये लेंगे हम, आप कुछ भी ले सकते हो, पर मेरे को मेरे नोट्स में, मेरी बुकलेट में और बाकी ऑथर्स को अपनी बुक में एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है। आपके मन आए आप किसी को भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड कर लो, एक्सेस चूज करना आपकी फ्रीडम है, लेकिन टू बी ऑन सेम नोट, टू बी ऑन सेम लाइन, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि प्लीज इस एक्सिस को जेड मानिए, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अदरवाइज आप तीनों नाम बदल सकते हैं, वो आपकी फ्रीडम है, आपको उसमें कभी कोई नंबर नहीं काटेगा। तो हमारे डायग्राम्स, हमारे क्वेश्चन, बुक्स के क्वेश्चन, किसी और ऑथर की बुक्स के क्वेश्चन में आपको एक्सेस यही मिलेंगी। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिसमें आपको पता है आप इलेक्ट्रॉन भरते थे तो ऐसे भरते थे, एस में 2 भरे जाते हैं, पी में पहले क्या होता था? सिंगली सिंगली ऑक्यूपाइड, उसके बाद आप ये करते थे। डी की नौबत अभी आनी नहीं है हमारी, आएगी अगली क्लासेस तक, तब देखेंगे, आज तो नहीं आनी। तो एस पी तीनों और डी की शेप डबल डंबल होती है, मैंने बना दी जस्ट कि आज मेरे को इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब इन ऑर्बिटल्स में कुछ नया किया है मैंने, ऐसे ही तो नहीं रिपीट करा रही। प्लस और माइनस कुछ दिख रहा होगा आपको, ये प्लस और माइनस दिखाने का ये कोई चार्जेस नहीं है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, अट्रैक्शन थिंग और चार्जेस, नो, दीज आर वेव फंक्शन। क्या था वेव फंक्शन? जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं किया वो कोशिश भी मत करना, जिन्होंने कर लिया उन्हें बता दूं, क्रस्ट और ट्रफ होती थी, इलेक्ट्रॉन को तो वेव की तरह ही माना गया। इलेक्ट्रॉन कोई चीज ना हो के वेव है, ढूंढते वक्त हमें पता चला। तो इलेक्ट्रॉन की वेव का क्रस्ट और ट्रफ, ऐसे ही चलती है कोई भी वेव, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो दिस सिंपली टेल्स मी वेव फंक्शन। एक अब इसका डिटेलिंग ही आगे आनी है वीबीटी में, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्लस माइनस गलती से भी चार्जेस मत समझ लेना। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की जो वेव है उसका वेव फंक्शन प्लस और माइनस। इस वेव फंक्शन का क्या करना है? एमओटी, अगली थ्योरी है ही वेव फंक्शन पे, तो वहां जाके मैं ये प्लस माइनस पूरे डिटेल में लूंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब तक शायद थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में वेव्स पढ़ लें, शायद पता नहीं कब आता है वेव्स, 11th में आता है, 12th में आता है कि 11th के एंड में आता है, आई डोंट नो। नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम एहसान कर देंगे आप पे थोड़ा सा वेव्स पढ़ा के। सो वेव फंक्शन है, सिर्फ प्लस माइनस का कोई खास रोल नहीं है इस पे, इस थ्योरी में, वो अगली थ्योरी में जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं सकती। एसपीडी की शेप याद हो गई सबको। अब ऊपर की लाइन क्या कह रही है? बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों नहीं, अब कैसे पे चल रहा है सब। बॉन्ड बनता है जब लवन्या, जब कोई भी 2 ऑर्बिटल्स जो कि पार्शली फिल्ड हो, फुल फिल्ड भी नहीं और एम्प्टी भी नहीं, ना खाली ना पूरे भरे हुए, 2 ऐसे ऑर्बिटल्स जो पार्शली फिल्ड हैं वो थोड़ा सा ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। लेट्स सी इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं समझा लूं, फिर आप अपनी कॉपी में बनाना। 2 हाइड्रोजन्स हैं हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन। कोई एक ऐसी चीज इस डायग्राम में आप मेरे को ऑब्जर्व करके बताएंगे जो मैंने पीछे लिखी नहीं, जानते हुए नहीं लिखी, इंटेंशन से नहीं लिखी कि मैंने कुछ लोगों को पकड़ना है कि वो मेरे साथ हैं कि नहीं। पहले सुन लीजिएगा। 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्शली फिल्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, फुल तो एक भी नहीं है। ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम्स पास पास आएंगे, दोनों की 1s1 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है और s होता है स्फेरिकल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है,
दोनों का न्यूक्लियस सेंटर में है, दोनों में मैंने वेव फंक्शन का साइन क्या बनाया, नेगेटिव। ओवरलैप करने के लिए वेव फंक्शन का साइन सेम होना चाहिए। क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिरना चाहिए, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिरना चाहिए। ये एमओटी थ्योरी आएगी तब बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इसीलिए बता रही हूं कि आप कुछ और दिमाग ना लगा लें। जब भी आप ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, यहां मैंने वहां क्यों नहीं लिखी ये बात, क्योंकि वीबीटी का अरीना नहीं था ये, वीबीटी ने इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन हमें अब बनाना पड़ता है क्योंकि आ चुकी है थ्योरी। सो क्रस्ट शुड फॉल ऑन क्रस्ट, ट्रफ शुड फॉल ऑन ट्रफ। इसीलिए दोनों ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, या तो दोनों पे नेगेटिव साइन फेस करना चाहिए या दोनों पे पॉजिटिव साइन फेस करना चाहिए। कहीं आप दोनों नेगेटिव सोच के, रिपल्शन सोच के इनको दूर कर दें, नो, दीज आर नॉट चार्जेस, दीज आर वेव फंक्शन। क्लियर इतना? जब ये दोनों पास पास आए, इन्होंने पार्शली अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ओवरलैप किया, शेयर किया, कॉमन लिया, ये रहा पार्शियल। वीबीटी की इस अप्रोच का देखिए ध्यान से, पिछली अप्रोच से कितनी मिलती है। दो न्यूक्लियसेस पास पास आए और उन दोनों के बीच में क्या आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन शील्ड बन गए, दोनों को बहुत देर तक रिपल्शन से बचा के रखा, बीच में इलेक्ट्रॉन की शील्ड। दिस इज अ डॉग, this is also a dog. Both dogs are connected to each other via this bone. Both dogs want this bone should stick to me. तो दोनों डॉग्स ने बोन को दो साइड से पकड़ रखा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जबकि कहा जाता है एक डॉग की टेरिटरी में दूसरा आ नहीं सकता। ये वो बोन है जिसके चक्कर में दो डॉग्स साथ रह रहे हैं। दिस इज द सिंपल थिंग कि आप सोच सकते हैं, कल को आके कंफ्यूज होके मेरे को कह सकते हैं मैम न्यूक्लियस पास आएंगे रिपल्शन तो होगा। आप कैसे कह सकते हो रिपल्शन नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा। उसके रिपल्शन को बहुत हद तक मिनिमाइज करने के लिए नेचर ने क्या रिपेयर दिया, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बीच में आ जाएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बीच में आ जाएगी। क्यों? नेचर क्या करता है, अट्रैक्शन बढ़ता रहे, रिपल्शन घटता रहे। वो इलेक्ट्रॉन जो इधर घूमता होगा वो भी इधर आएगा। क्यों दो न्यूक्लियस के बीच में आएगा? आई वॉन्ट अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ। और उस बहाने दोनों न्यूक्लियस को आपस में बचाने के लिए एक शील्ड भी आ जाएगी। दिस इज नेचर्स रिपेयर ऑटोमेटिकली। आप पूछ रहे थे, मेरे पास बस यही जवाब था, भाई डोमिनेट कर गया, यही जवाब दे रही थी तब मैं आपके ऊपर इंपोज कर रही थी, क्योंकि आगे ये सब चीजें आनी। नेचर ने अपने आप, बहुत तगड़ा इंजीनियर है गॉड, अपने आप सारे रिपेयर डाल रखे कि कुछ भी करके रिपल्शन जब तक अवॉइड होता हो करना है। तो इस तरह से एक बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। कैसे बनता है? ऐसे। तो अब आज के बाद आप जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं तो ये बनाइए। कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी एक्सेप्ट फॉर दीज ब्लू साइंस जो मैंने पिछली स्टेटमेंट में नहीं लिखी थी और आपको लगता है लिखी होनी चाहिए थी? स्पिन तुमने बहुत पहले ही एक दूसरे को बोल दिया था और मैंने इशारा किया था रुक जाना, क्योंकि वो फिर खबर फैलती है। इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट स्पिन होना भी जरूरी है। मैंने वहां ये बात नहीं लिखी, यहां लिखिए। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे से उल्टी होनी चाहिए, तभी वो कंबाइन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं यहां पर कंबाइन करके आप ये तो नहीं कर सकते, दो इलेक्ट्रॉन्स पास पास रह ही नहीं सकते अगर उनकी स्पिन सेम हो, बहुत तगड़ा रिपल्शन हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है अनुष्का? अगर इसका सिंपल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बनाना हो तो ये रहा सिंपल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आगे तो यही बनाना है, ये सब तो पहले दिन होता है बस, अगली क्लासेस में तो ये शुरू हो जाएगा कि अंडरस्टूड सी बात है। बन गया सबके पास? एच बनाओ। यस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना, टाइम बचेगा। कल को तुम्हारे स्कूल में आएगा, तुम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बनाओगे, क्या बनाने की जरूरत है, बस इतना कर देना। जी जी, 99% ये बीच में रहेंगे। प्रोबेबिलिटी इनकी आप पढ़ोगे आगे, यही तो एक आधे यही सवाल तो आगे आ रहे हैं जिसके जवाब ये थ्योरी देगी। अभी तो शुरू हुई है, 3 दिन चलनी है थ्योरी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों यहां पाए गए, सबसे ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन्स यही क्यों पाए गए? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा मिल रहे थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाए, मेरा तो मन कर रहा है घूमने का, पूरा एरिया मेरा है, राइट, पूरा एरिया मेरा है, ये मिस करेगा इसके अट्रैक्शन को, नेचर अलाउ ही नहीं करता।
कि आपको अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करने का एक मैकेनिज्म दिया गया है, वो अपने आप फॉलो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, दो दो न्यूक्लियस खींच के बीच में रखे बैठे हैं भाई, कहां जा पाएगा? आएगा आएगा वेव फंक्शन पे, अभी बिल्कुल नहीं। वीबीटी में वेव फंक्शन में बात ही नहीं कर सकती, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीज। वेव फंक्शन की थ्योरी आएगी एमओटी, तब बात करेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं पूछेंगे जिसके बारे में मैंने स्पेशली बोल रखा है। ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है कि मैं कह दूं अगर अगली थ्योरी में वेव फंक्शन आया तो हर जगह तो हमें उसी को घुसाना है। जस्ट डोंट डू दिस। जहां 3 दिन में वीबीटी खत्म होती है, 4 में खत्म होगी, अननेसेसरी। सो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, ये तो हुआ बच्चों HH। अब बनाते हैं HF। पहले मेरे को बनाने देना। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज हाइड्रोजन 1s1, उसका एक स्फेरिकल S बना दिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और अब के मैंने पॉजिटिव वेव फंक्शन शो कर दिया। क्रस्ट, इलेक्ट्रॉन को तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ही जानते हैं। सामने फ्लोरीन, भाई फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल 2s2 2p5। P में कितने हैं? 5। अच्छा P कितने होते हैं? P होते कितने? 3। Px, Py, Pz। आप अकेला एक P बना लेंगे, सामने वाला भी गुजारा चला लेगा, लेकिन बनाना नहीं चाहिए। आप P को अकेला नहीं कर सकते, P तीनों हैं, ठीक है? तो तीनों P अब मैं बना रही हूं यहां पे, मेरे बनाने के बाद ही बनाएंगे। ये हो गए 3 P, Px, Py, Pz। अब एज पर आवर चॉइस, हमने जो एक्सिस की चॉइस ली थी, वो क्या चॉइस ली थी? इफ यू ऑल रिमेंबर, दिस इज Pz, दिस इज Py, दिस। ये मेरे पास आ गया फ्लोरीन। अब मैं बना रही हूं इसके अंदर के 5 इलेक्ट्रॉन्स। Px फुल है, Py फुल है, Pz में एक है, राइट? अभी आपके कुछ सवाल आएंगे जो शायद मैं सारे आज ना जवाब दे पाऊं क्योंकि टाइम भाग रहा है। ये मैंने पहले किसको फुल कर दिया? Px, Py। मैंने Pz में ही एक क्यों रखा? एनी गट फीलिंग आदित्य, हार्दिक? मैंने Py में क्यों नहीं 1 किया? यस, मुझे था ये मेरी ऑडियंस से मेरे को सवाल आए उससे पहले मैं पूछ लूं, कि चाहे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मेरे से पूछने के बजाय, इच्छा शक्ति की जरूरत है। मैंने क्यों Pz में ही एक रखा जबकि बता चुकी तीनों बराबर होते हैं? क्योंकि बॉन्ड जो बनता है, अब बॉन्ड बनना नेचर में फेवर्ड प्रोसेस है, अट्रैक्शन नेचर में फेवर्ड प्रोसेस है, तो अपने आप इसी में एक इलेक्ट्रॉन बनाया। क्योंकि अब तक तो आप जब फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, कोई आप पे नियम नहीं था किसको X मानो, किसको Y मानो, किसको Z मानो, ऐसे बनाते थे। किसी ने Z पहले वाले को लिख दिया, X बाद वाले को लिख दिया, हम परवाह भी नहीं करते थे। पता है अगले चैप्टर में सब इधर उधर हो जानी है बात। क्यों Z में एक रहा? क्योंकि नेचर की तरफ से सजेशन क्या है, ना फ्लोरीन अकेला रह सकता है, ना H अकेला रह सकता है। क्यों नहीं अकेले रह पाए? ये अनस्टेबल थे। स्टेबिलिटी का क्या तरीका है? लाओ दोनों को पास पास और बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड कौन सा अच्छा होगा? जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पे होगा। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच में भी तो एक शील्ड चाहिए उनके रिपल्शन को रिपेयर करने के लिए। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और कोशिश की है मैंने दोनों का वेव फंक्शन भी मैच करे, क्रस्ट और क्रस्ट। तब जाके मेरे सामने जो बॉन्ड बना, मैं बना रही हूं, आप उसके बाद बनाएंगे दिस। और अब आप ये समझ पाएंगे, कहीं पर भी आप नीचे वाले लोब में भी 2 इलेक्ट्रॉन बना सकते थे। मेरा हाथ ऊपर वाले लोब पे चला, आप नीचे वाले में बना सकते थे, उसको कोई नहीं रोक रहा। पूरा एक लोब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब मनाए कहीं पे भी घूम रहे हैं, ये इनका घर है, कहीं पे भी घूम रहे हैं, तो किसी भी लोब में आप बना सकते हैं। ये फुलफिल्ड था, ये और ये। अब इस HF के मॉलिक्यूल में कैन आई से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली एक्सिस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ गए जिन्होंने अट्रैक्शन को डोमिनेट होने दिया और रिपल्शन को कम किया। दिस इज हाउ H और F के बीच बॉन्ड बनता होगा। बनाइए। चलिए मैं आपके सामने दो FF बनाती हूं। अब आप लोग खुद भी बना सकते हैं, मतलब आपको आइडिया हो गया। बन गया? बढ़िया। आप तो क्या बनना भी चाहिए, मजा तब आता है आने के बाद हम बना भी लें। तो दो FF आ गया सबके पास। अब इसको बनाते भी हैं, बन भी गया होगा तुम लोगों के पास, तो मैंने नहीं बना रखा। दो फ्लोरीन इस तरह से आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और अब बातें नहीं प्लीज, ये बन गया बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। दिस इज फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। जब बीबीटी ने ये ओवरलैप की थ्योरी दी, और ऐसे तो अब आपको मैं जितने जाए बनवा लूं, F की जगह Cl में कोई फर्क तो नहीं पड़ना, यही फूल आना है। मैं ब्रोमीन बनवा लूं यही फूल बनाओगे तुम लोग, आयोडीन बनवा लूं यही बनवाओगे। तो अब क्या फर्क रह गया? कुछ नहीं। जब HF बना लिया आपने, सबसे खराब बना लिया आपने, जिसमें कि 6 लोब्स बनाने पड़ गए आपको, तो आपके लिए अब ऑक्सीजन तो और आसान हो जाएगा, जो अगली क्लास में जाएगा, आज नहीं। लेकिन अब आप मैक्सिमम ऑर्बिटल्स का रोल ले चुके। तो अगला सवाल एकदम से मेरे पास आता है, ठीक है बॉन्ड ऐसे बनता है, क्या ये तीनों बॉन्ड एक जैसे ही हैं? दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है। तान्या ये तीनों बॉन्ड मैंने बनाए, एक HH, एक HF और एक FF, क्या इनमें कोई फर्क है जो तुम मेरे को बता सको? जैस्मिन, कोई फर्क है? तीनों में, तीनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप हो रहे हैं, तीनों में एक 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 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, तीनों में स्पिन ऑपोजिट है, तीनों में वेव फंक्शन सेम है। मैं तो तुम्हें धोखा दे रही हूं, मुझे तीनों में एक डिफरेंस तो दो। मैं तो सिमिलरिटी गिना रही हूं। मेहर, कोई कोई डिफरेंस है तीनों बॉन्ड्स में? बड़ा बेसिक सा है, बोलो हर्षद। हाँ, अरे ठीक ठीक हो जाएगा, मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, मैं नहीं चाहती ठीक हो। सॉरी, ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं, राइट? ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं। HF में कौन से दो ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो रहा है? 1s और 2p। HH में और FF में 2p। जब ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं तो ओवरलैप का एक्सटेंट भी तो डिफरेंट होगा। एक स्फेरिकल, एक डंबल। स्फेरिकल इज वेरी सिमेट्रिक ज्योमेट्री और डंबल इज वेरी अनसिमेट्रिक। बहुत फर्क है दोनों में, शेप्स में, साइजेस में, एनर्जी में, न्यूक्लियस से दूरी में बहुत फर्क है। उस वजह से जो अगला सवाल घूम रहा था कहीं, उसका आंसर VBT ने देना शुरू करा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा? सारे ही तो सिंगल बॉन्ड बनाए। मैंने HH सिंगल बनाया, FF सिंगल बनाया, HF सिंगल बनाया। तो अगला सवाल जो उठता है, क्या सारे सिंगल बॉन्ड सेम होंगे? नहीं। क्या सारे सिंगल बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी? नहीं। उसके लिए VBT ने शुरुआत की है क्रॉस क्वेश्चनिंग। थोड़ा अभी मैं रोकूंगी क्योंकि मेरा टाइम जा रहा है। इस पे भी 3 दिन हमने टाइम लगाना है, आपके सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू VBT सबसे इफेक्टिव ओवरलैप आउट ऑफ 3 इज दिस। ऑल्दो पिछली क्लास में बॉन्ड पैरामीटर्स में हम पढ़ चुके हैं, FF के बीच रिपल्शन इतना तगड़ा हुआ, 3 लोन पेयर्स थे, टूट गया। लेकिन कल को आप बहुत जगह और भी 2p ओवरलैप देखेंगे, कार्बन कार्बन में भी देखेंगे, वहां थोड़ी लोन पेयर का मैं सहारा ले पाऊंगी, वो तो एक अकेले फ्लोरीन की बात थी। फॉर ऑलवेज रिमेंबर 1s 2p, 1s और 2p ओवरलैप का एक्सटेंट ये होता है। सबसे अच्छा ओवरलैप S और P में है।
और सबसे वीक ओवरलैप दोनों पी में है। डी अभी तो सीन में नहीं आएगा, जिस दिन आएगा डी और पीछे चला जाएगा। डी की तो अपनी शेप डबल डंबल है, वो तो एक डंबल की वजह से दिक्कत हो गई, डबल डंबल में और फैल जाएगा मामला। तो डी अभी थोड़े टाइम बाद आएगा। ये मैंने किस चीज का ऑर्डर लगाया है बच्चों? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ इससे उल्टी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इससे उल्टी हो जाएगी। भाई एफ की बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी होगी क्योंकि पास तो वो आ ही नहीं सकते, बट अब मेरे को इस दायरे में रह के सोचना है। तो एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी ये बात, इसलिए इसको अलग से लिखवाती हूँ। वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व विद दिस अकेला थिंग, क्योंकि है ही एलिमेंट 20 तक करने आपको, उसमें भी आयोनिक बॉन्ड वाले हटा दो, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम हटा दो, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड वाले, तो बचे ही क्या? कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अलावा। अब मेरा सवाल फिर तुमसे, और तुम लोग जवाब दोगे। सिमरन क्यों H3H4 क्यों नहीं बन पाते इस थ्योरी में रह के जवाब दो। हाइड्रोजन 2 पे ही क्यों अटक जाता? क्योंकि डुप्लेट ऑक्टेट की थ्योरी को तुम पीछे छोड़ा है। Why hydrogen 3 and hydrogen 4 is not possible? देव, ओवरलैप नहीं कर पाते, बिल्कुल सही। क्यों? सही है जवाब, ओवरलैप नहीं कर पाते। 3 हाइड्रोजन एक साथ ओवरलैप नहीं कर पाते, क्यों? संभव? बिकॉज हाइड्रोजन, सबने सही सही टुकड़ा दिया, मैं जोड़ देती। बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट लेफ्ट विद एनी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। H और H बनाने के बाद आफ्टर H2 इट इज नॉट लेफ्ट विद एनी। भाई शर्त पूरी करनी है ना, मेरे को तो शर्त को सिखाना है आपको। तो जो कंडीशन इकलौती अभी वीबीटी ने बताई है, मैं उसी के चारों तरफ जवाब देने की कोशिश करूंगी। नॉट लेफ्ट विद एनी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। बड़ी सारी चीजें आएंगी, पोस्टुलेट्स आएंगी, लिस्ट आएगी पोस्टुलेट्स की अगली क्लासेस में, लेकिन वो तब ना जब मिनिमम शर्त तुमको आती हो। तो क्योंकि ये मिनिमम शर्त को ही नहीं फॉलो कर रहा, H2 बनने के बाद किसी भी हाइड्रोजन के पास एक भी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं बना, और वीबीटी कहती है बॉन्ड बनता ही तब है जब एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल के सामने दूसरा पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आए। दैट्स व्हाई H3H4 पॉसिबल ही नहीं है। तो हर तरह के वियर्ड सवाल जो आप सोच सकें आज कल परसों, वो सारे पहले ही मैं लेके आऊंगी, क्योंकि इतने साल में बच्चों ने पूछे, झगड़े भी हुए हैं, बहस भी, झगड़े मतलब आर्ग्यूमेंट, बहुत कुछ हुआ है, और उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ है। तो इसीलिए हर ऐसे बेतुके क्वेश्चन को आई यूज टू नोट डाउन कि अगली क्लास, अगले साल के उसमें मैं वो, जो तुम लोग भी कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, तो मेरी कॉपी में नोट होता जा रहा है अगले साल वालों को ये भी पहले मैंने ही बता देना है, तो तुम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो मेरे कॉपी में। सो H3H4 इसीलिए पॉसिबल नहीं है। वीबीटी की दूसरी अप्रोच क्लियर सबको? इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट टॉपिक जो बहुत इजी, बहुत छोटा, और सब्जेक्टिव टेस्ट जिन 15 लोगों को आज मिलेगा उनको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। ऐसा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, इतनी देर से जो बना रहे थे वो सिग्मा बॉन्ड ही था, बस उसको शब्दों में डालना है। सिग्मा बॉन्ड सिंबल इज दिस। मुझे नहीं पता आपने सिंबल कभी यूज किया है केमिस्ट्री में कि नहीं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है अब समझिए। सिग्मा बॉन्ड इज इफ ओवरलैप, किसका ओवरलैप? अंडरस्टूड है ऑर्बिटल्स का। इफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जितने भी पिछले आपने बॉन्ड बनाए सारे सिग्मा बॉन्ड्स थे, सभी में आप देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स में येलो कलर के बना रही हूं, दे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। जस्ट टू शो यू, जो आप बना के आए पीछे सेम डायग्राम फिर से मैंने बनाया है, जस्ट टू शो यू क्या होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक बार और बता दी। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उसे कहते हैं हेड ऑन बॉन्ड। 2 न्यूक्लियसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं विद अ स्क्रीन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आउट, मैं बात कर रही हूं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 न्यूक्लियसेस के बीच में नेगेटिव चार्ज की एक शील्ड रखे, 2 डॉग्स के बीच में एक बोन है जो उनको जोड़े हुए, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहां लिख लीजिए, इट
इज स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरा बॉन्ड जो अभी आ रहा है। लेकिन अगर आपने सिग्मा बॉन्ड बनाने की सारी कंडीशंस दे दी जो आप पीछे पढ़ के आए हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ऑपोजिट स्पिन है, सार्थक, इसमें मैंने लिखा ओवरलैप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके अंदर ओवरलैप? शौर्य, क्यों नहीं होगा इसके अंदर ओवरलैप? सॉरी, एक सेकेंड सुनने दो मेरे को उसकी। क्यों शेयरिंग नहीं होगी? मेरा सवाल तो वही है, पर वेव फंक्शन के साइन ऑपोजिट है। ये अगर नहीं दिख रहे तो माय फॉल्ट, आई एग्री, माय फॉल्ट। तुम्हें तो वैसे भी क्या आगे बैठोगे अगली क्लास से। तुम दोनों को ये नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहे थे, सच बोलना। नहीं दिख रहे थे? छल कपट आ गया, छल कपट आ गया, अभी के अभी आ गया छल कपट। चलिए एनीवेज आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता था मेरे से गलती हो रही है। तो आई टेक योर पॉइंट कि तुमको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिख रहे थे। नेहल, नहीं दिख रहे थे तो बोलना था। एनीवेज ठीक है, देन आई एग्री। अगर नेहल मैम कह रही हैं तो बिल्कुल सही नहीं दिख रहे होंगे। that's my mistake. प्लस और माइनस वेव फंक्शन अगर सामने आएंगे, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरेगा, कैंसिल कर देगा वेव को, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसीलिए अगर साइन ऑपोजिट हो गए, विच वॉज माई फॉल्ट, शायद मैंने जो कलर दिया है वो नहीं प्रॉपरली विजिबल हो पा रहा है, आई एम सो सॉरी। सो यहां पर ओवरलैप नहीं होगा। तो अब आप पहचान जाएंगे, सब कुछ होने के बावजूद भी एक कंडीशन में मिस करूंगी तो ओवरलैप नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड क्लियर? सिग्मा बॉन्ड का जल्दी से एक और केस, एस और पी। मुझे सिर्फ आपने ये बताना है, अब बना सकते हैं आप HF बनवाई में, मैंने यहां पर उसके वो बाकी के लोब्स नहीं बनाए क्योंकि मेरा फोकस अब सिर्फ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। क्या युगांक इसमें ओवरलैप होगा? सारी कंडीशंस हैं ओवरलैप के लिए। यस, ओवरलैप इज पॉसिबल, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या इन दोनों में ओवरलैप होगा ईशान? एस और पी सेम बनाए हैं बिल्कुल? नहीं होगा, क्यों? वेव फंक्शन, वेवलेंथ नहीं, वेव फंक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब कलर यूज हो चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव, पीछे वाले मैनेज करें प्लीज। तो यहां पर ओवरलैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन मैच नहीं किया, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, एक आखिरी, नहीं मैंने आखिरी पीपी बनाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, कर लोगे। सिग्मा बॉन्ड की खासियत नोट करिए। सिग्मा बॉन्ड का सबसे पहला पॉइंट, ये हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड का सबसे पहला पॉइंट, ओवरलैप इज वेरी इफेक्टिव एज कंपेयर टू, अब वो कंपेयर टू अगला बॉन्ड आ रहा है, एज नहीं, कंपेयर टू मत लिखिए, नॉट गुड। सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैप इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये ओवरलैप अच्छा है, बॉन्ड बहुत पास पास बनेगा, मींस एटम बहुत पास होंगे, बॉन्ड बहुत छोटा बनेगा, ओवरलैप बहुत अच्छा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ये सारा लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। छोटी बॉन्ड लेंथ मतलब ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। एग्जाम्पल्स, SS के बीच सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पीछे बना के आए। SP के बीच सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ऑफ कोर्स 2P के बीच भी बन सकता है, जो मैंने अभी नहीं बनाया बट आज काफी टाइम लगा दिया उस पर। सॉरी, बिल्कुल वो सिग्मा ही है, सारे मैंने सिग्मा ही बनवाए हैं आज। आखिरी 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के चारों तरफ जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में ही रहने इलेक्ट्रॉन, काफी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो आखिरी पॉइंट लिखा है मैंने कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड,
ये थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन लिखवा रहे हैं। लिख लिया सबने? कौन सा पॉइंट? सेकेंड लास्ट में सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही रहता है सारा टाइम। इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं इधर उधर नहीं भाग रहा, बस यही है। आगे आएंगी चीजें, आज टाइम जा रहा है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। ये आपके सामने मैं एक सिग्मा बॉन्ड दिखा रही हूँ। दिस ग्रीन एटम, एटम ए, दिस व्हाइट एटम, एटम बी, ये आपके सामने एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। जो व्हाइट लाइन दिख रही है ये सिग्मा बॉन्ड है। फ्री रोटेशन का मतलब देखिएगा, मैं इसको रोटेट करे जा रही हूं, आप देख रहे हैं? क्या इस रोटेशन से बॉन्ड के टूटने का रिस्क है? कोई रिस्क नहीं। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन। और ये नेचर में हमेशा रोटेट करता रहता है। लेटर इन चैप्टर्स, सम चैप्टर्स वील सी, और वहां एक लाइन लिखी आएगी, एज यू नो सिग्मा बॉन्ड तो फ्रीली रोटेट करता है। तो सिग्मा बॉन्ड फ्रीली रोटेट करने का मतलब ये है। क्लियर सबको? पाई बॉन्ड, पाई ही एक ऐसी चीज है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में कॉमन है। पाई बॉन्ड कहते हैं दूसरे तरह के बॉन्ड को। जब भी अब पाई बॉन्ड की डेफिनेशन सुनिए, बहुत थोड़ा सा डिटेल दूंगी इसका, और अगर किसी ने बात की मेरे को टॉपिक बढ़ाना पड़ जाएगा, डोंट फोर्स मी। जब भी दो लोब्स, दो ऑर्बिटल्स हैविंग पार्शली फेल्ड समथिंग, सारा कुछ जो भी था वो कंडीशंस अब हैं, मैं सारी बनाऊंगी नहीं, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं ओवरलैप की। अगर कोई दो ऐसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने को आए जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप कर ही नहीं सकते, आप देख रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लो भी नहीं है, तो क्या ओवरलैप करेगा? फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम, देखें क्या बनता है। इसमें ओवरलैप किधर आया? ऊपर और नीचे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल दो। यहां आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये थी वो एक्सिस जिसकी बात हो रही थी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इस ओवरलैप को क्या बोला गया? साइडवेज ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप। नहीं, लेटरल ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैप जब हुआ, ये ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। ये सिग्मा से वीक होगा, इसकी सारा ऑपोजिट। सिग्मा स्ट्रॉन्ग था, ये वीक होगा। क्यों वीक होगा? भाई दो न्यूक्लियस को छोड़ दिया खुला, करो रिपेल एक दूसरे को, बीच में शील्ड गायब हो गई दो इलेक्ट्रॉन्स की जो थी। अब वही बात है, दो डॉग्स को जिस बोन के लालच में मैंने जोड़ रखा था वो बोन इधर है, अब वो दोनों इधर देख रहे लेकिन सामने एक दूसरे के आ रहे हैं। तो एक तरह से आप देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले पाई बॉन्ड कमजोर होगा। पाई बॉन्ड का बेटर डिटेल मैं अगली क्लास में लूंगी, और जो भी आपके सवाल होंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन साइडवेज ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। लेकिन ओवरलैप है, ये ओवरलैप इज पॉसिबल, सारी शर्तें वही हैं, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, एवरीथिंग। तो ये थे पाई बॉन्ड। अब देवेश इधर ही, ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, पैक नहीं करना भी है, टेस्ट भी है, वेट करो। ये बॉन्ड वीक होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, इसका न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप ना होके साइडवेज ओवरलैप है। और एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, यही एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं अगर मैं आपको कहूं। वन लास्ट थिंग, काहे को नेचर पाई बॉन्ड अलाउ करेगा जब पता है कि वो हमेशा स्टेबल चीज, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा ओवरलैप की साइड लेता है? तो व्हाई नेचर विल अलाउ दिस साइडवेज, वो आप समझिए। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच जब भी पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? आंख बंद करके सिग्मा। अब थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग और आर्ग्यूमेंट को रोकना, क्योंकि मुझे क्लास क्लोज करनी है, यहीं से अगली क्लास शुरू करूंगी। बट टेस्ट ही सारा इन पे है, इसीलिए कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना सीखो।
जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। उसके बाद जब डबल बॉन्ड की नौबत आती है तो क्या बनता है, पाई। ट्रिपल बॉन्ड की नौबत आती है पाई। यानी कि दो एटम्स के बीच मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, चौथा तो बन ही नहीं सकता। एक सिग्मा और बाकी के पाई। माय क्वेश्चन टू यू इज, आपकी क्लास 10th के हिसाब से इसको क्या नाम देते हैं? प्रॉप, 3 कार्बन की चेन प्रॉप, एक डबल बॉन्ड इन, और पहले नंबर पर था कार्बन तो प्रॉप 1 इन। प्रॉप 1 इन में काउंट करो टोटल कितने सिग्मा कितने पाई। इस पे है मैक्सिमम टेस्ट आपका, काउंटिंग पे छोटा सा। सुन, पता था तो सुन लो। एक तो खतरनाक वाला गलत है, 2 सिग्मा। अभी पूछने की बारी नहीं आई है। आप कंडेंस्ड फॉर्मूला से जब जब, ओहो मैंने एक आप कंडेंस्ड फॉर्मूला से जब जब बताएंगे आज की डेट में गलत होंगे। क्लास 12th में कर लेना डायरेक्ट, तब गलतियां कर करके ठोकरे खा खा के सीख चुके होंगे। अब गिनो सिग्मा कितने और पाई कितने। देखो 1 और 2 3 से कैसे 8 पे आ गए हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट मी डू दी ऑनर्स प्लीज। 1 पाई बॉन्ड मैं कर लूंगी, ठीक है। पाई तो तुमसे मैंने क्या ही गिनवाने, क्यों गिनवाने हैं पाई, बच्चे थोड़ी हो। बेंजीन T6H6, है पाई, एक तरफ से तो आ गया। ये होता है बेंजीन। हाँ आप तो 3 आए, पाई तो मैं कभी पूछने भी नहीं वाली। पाई तो तुम देखते ही बता दोगे, पाई में क्या बड़ी बात है। समीक्षा कितने सिग्मा, पाई नहीं पूछ रही मैं, 3 है। कितने सिग्मा समीक्षा? एक 2 3 4 5 6। क्यों कशिश? अंदर वाले तो पाई है बेटे, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड में तो दूसरे वाला पाई होता है। कशिश आई एम आस्किंग यू, यस मैम। कितने सिग्मा? 6 तो मैंने बना दिए। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है। अब रुक जाओ तुम लोग, 6 के 12 और 12 के 18 करने पे आ गए हो, रुक जाओ। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी तो है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का अगर मैं आपको कहूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो देखोगे नहीं 4 बॉन्ड बना रखे हैं उसने कि नहीं। चेक करो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। जो भी बॉन्ड सिंगल है वो शर्तिया सिग्मा है। जो डबल है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई। जो ट्रिपल है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर? सिग्मा और पाई की काउंटिंग, सिग्मा और पाई का डिफरेंस। एक है लेटरल ओवरलैप, अभी रुको देव, एक है लेटरल ओवरलैप। अगर मैं दिखाना चाहूं आपको कि लेटरल ओवरलैप का क्या मतलब है तो उसे समझिएगा। इन दोनों के बीच बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड। अब जब इन दोनों के बीच दूसरा बॉन्ड बनेगा तो इमेजिन करना, एक लोब इस पे होगा, इसका पी, दूसरा लोब इस पे होगा, वो दोनों पास पास आएंगे, यहां और यहां। ये होगा सिंगल, ये होगा डबल। क्या डबल बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है सबको? देख पा रहे हैं? आसमी क्या अब मैं फ्री रोटेट कर सकती हूं? अब नहीं कर सकती। फ्री रोटेट किसी एक को, सॉरी, किसी एक को रोटेट कर सकती हूं? नहीं, ऊपर लगा ताला टूट जाएगा। किसी एक को मैं रोटेट नहीं कर सकती, करना पड़ेगा तो दोनों को करना पड़ेगा। किसी एक को रोटेट किया, ऊपर से भी लॉक्ड है नीचे से भी लॉक्ड है। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस, पाई बॉन्ड के अक्रॉस
नो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड अकेला था, हटा दो ऊपर और नीचे के पाई को, तो मैं इस ग्रीन वाले को फ्री रोटेट कर दूं, कोई सेहत पे असर नहीं, कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, कोई डैमेज नहीं हो रहा। ये है सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई में सिर्फ इतना याद रखिएगा, सिग्मा स्ट्रॉन्ग, पाई वीक। सिग्मा छोटा, पाई बड़ा। सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई लेटरल। और हर दो एटम्स के बीच पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड हमेशा पाई।